करने का दबाव, अगर वो किसी लड़के से वैसे भी बात कर रही है, वो उसका चाहे कोई अच्छा दोस्त हो, क्लासमेट हो, कोई भी हो, लेकिन दूसरे लोगों को या परिवार वालों को ये लगेगा इसके साथ पता नहीं क्या रिश्ता है इसका, इसकी शादी कर दो। एक मानसिकता आड़े आ जाती है, मानसिकता आड़े आ जाती है। और चाहे वो एक बात ये, वो शादी करने की एज में है भी, वो 18 साल की है, 20 साल की है, अगर वो किसी को पसंद करती है, ये पता चल जाता है तो माँ बाप तो वैसे हरियाणा में हत्याएं हो रही हैं जी बिल्कुल, तो उनके पास वो उसकी वेट में रहे कि कब जब हमारा रोजगार होगा हम तब शादी करेंगे, इतने तो उनके साथ पता नहीं क्या घटित हो जाएगा। तो एक ये चीज भी इसका है एक जगह भी और उसकी, और दूसरा हरियाणा में तो ये जात गोत के नाम से कितनी हत्याएं हो रही है लगातार। लेकिन हरियाणा में रोहतक की अगर बात की जाए तो रोहतक में एजुकेशन भी तो बहुत है, तो ऐसा क्यों? बिल्कुल एजुकेशनल हब है हमारा रोहतक सेंटर आपके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, पॉलिटेक्निक है, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, और भी बहुत कुछ है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए वो तो रोहतक के अंदर बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी ऑनर किलिंग्स जैसी हत्याएं होना, या बच्चों को कह देना कि हाँ तुमने कर लिया तो अब घर वापस मत आना, ऐसी सिचुएशंस क्यों? और ऐसा नहीं है मैम कि पढ़ा लिखा समाज ऐसा नहीं कहता, वो लोग भी ऐसा कहते हैं। तो मैं बिल्कुल पढ़े लिखे अनपढ़ मतलब हाँ, ऐसा कुछ फुल्ली एजुकेटेड इलिटरेट कहा जाता है। मतलब इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, ये बिल्कुल ही ऐसा है। अगर कुछ उदाहरण ऐसे हो जाएं, मान लीजिए कि पॉलिटिकल तबके में, राजनीतिक तबके में ही कुछ उदाहरण इस तरह से सामने आ जाएं कि हमारे कुछ नेतागण, पूरे भारत में ही हमारे नेतागण इस तरह से पेश आ जाएं कि उन्होंने अपने बच्चों की शादियां तय की हैं, सगोत्र विवाह नहीं किए, सगोत्र तो खैर नहीं होते, सगोत्र नहीं होते, मतलब सजातीय विवाह नहीं किए और विजातीय विवाह किए हैं, दूसरी जातियों में विवाह किए हैं। अगर ऐसे एग्जाम्पल सेट हो जाते हैं, अब देखिए एग्जाम्पल ये सेट होता है कि फलाना राजनेता के यहाँ से बारात गई, वो बारात एरोप्लेन में ले जाई गई और हर बाराती को इतनी इतनी गिफ्ट दी गई, इतने इतने हजार की। हमारे एग्जाम्पल इस तरह से सेट होते हैं। अगर ये एग्जाम्पल बिल्कुल विपरीत तरीके से हो जाए सादे विवाह के ऊपर, तो जो ये बात ये स्वप्निला जी ने कही थी, मैं इससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखती। इन्होंने जैसे कहा कि आप बाट क्यों जो होते हैं कि सरकार आपकी मदद करे, जी बिल्कुल, सवाल ये नहीं है, वहां पे भी ये एक तरह का इंसेंटिव है। सवाल उनसे 20,000 रुपए से किसी की उम्र नहीं गुजर जाएगी। बिल्कुल, शुरुआत करने के लिए कुछ तो चाहिए। 2 महीना 3 महीना कोई 20,000 में निकाल सकता है, 30,000 का फिक्स डिपॉजिट भी उसके बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं आने वाला। बिल्कुल, लेकिन ये एक तरह का इंसेंटिव है, मात्र इंसेंटिव है ये, जिससे लोगों के बीच में कम से कम ये रहे कि सरकार भी समझती है कि ये कुछ पॉजिटिव काम है। बिल्कुल, और इसी तरह की अवेयरनेस आती है इस चीज को लेकर। हाँ जी, और दूसरी बात ये है कि मीडिया का जो बहुत बड़ा रोल हो सकता है, मान लीजिए जहां पे बहुत सादी शादी हो रही है, आप उसको हेडलाइंस बनाएं। लोकल मीडिया तो फिर भी कई तरीके से कवर कर लेता है, पर आमतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो नेशनल मीडिया की खबरें आती हैं, मतलब लगातार ऐसी कि जिसमें लोगों को कुछ सनसनीखेज, कुछ मसालेदार, कुछ ऐसा मिले जो उसकी ऊब भरी जिंदगी से उसको बाहर निकालता हो। तो मुझे कई बारी थोड़ा ये ऐसा एहसास होता है कि मीडिया अपना जो रोल है, अपना दायित्व है, वो गैर जिम्मेदारी से निभा रहा है। अगर इस तरह की चीजों को लगातार प्रोपेगेट किया जाए, लोगों के बीच में रखा जाए, तो मैं समझती हूँ कि कुछ इम्पैक्ट, अभी अगर मान लीजिए कि 2% शादियां ऐसी होती हैं तो ज्यादा नहीं होगा तो 5%, 7% बढ़ जाएंगी, और इसी से ही धीरे धीरे फर्क होगा। और कानूनी तौर पे पता नहीं ये लड़ाई कब तक लड़ी जाएगी कि मीडिया पे एलिगेशन लगा रही हैं कि मीडिया नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं समाज भी तो इस तरह की शादियों को सामने ही नहीं आने देता, तो वहां पे मीडिया क्या कर लेगा? मीडिया को तो मीडिया एक तरह पे रिसर्च करता है, कहीं उसे कुछ मिला तो वो हम दिखाते जरूर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाते, लेकिन सरकार भी तो अवेयरनेस के लिए कुछ भी नहीं करती। यूपी में ये 1976 से लागू है, एमपी में 1960 से लागू हुआ, लेकिन हुआ क्या? वहां पब्लिसाइज ही नहीं किया गया। खुद सरकार अपने तथ्यों को छुपा के अगर बैठी है तो आप बाकी लोगों पे कैसे कह सकती हैं कि वो ऐसा करे? सरकार भी तो इसके लिए जिम्मेवार है ना। मैं उमा जी ये कहना चाहूंगी, मैं मतलब उस तरह का एलिगेशन नहीं लगा जी, मैं भी लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये जो मीडिया है जी, मीडिया की पहुंच अब घर घर तक है, गांव तक है, रिमोट एरियाज तक है, किसी भी तरीके से आप कनेक्टेड हैं दुनिया से। तो एक चीज का जिसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है, आप एक बच्चे को देखें कि वो टीवी के अंदर कुछ देखता है, उसको लगातार एकदम से कॉपी कर लेता है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, दृश्य माध्यमों का जितना ज्यादा असर पड़ता है,
उसका एक्स्ट्रावेजेंट शादियां हैं, उसका भी इतना असर पड़ता है, भव्यता की बात आ जाती है, ऐसी लाइटिंग थी, ऐसे डिस्को जॉकीज बुलाए हुए थे, इस तरह के फ्लोर्स थे, इस तरह की ड्रेसेस थी, फिर विवाह के साथ एक पूरा का पूरा बाजार जड़ा हुआ, पूरी मार्केट। बिल्कुल। अब वो हाथ का कंगन कैसा होना चाहिए, लिप कलर कैसा होना चाहिए, आंखें ऐसी दिखनी चाहिए, बाल ऐसे दिखने चाहिए, तमाम चीजें, मतलब उसमें इंसान की सुंदरता का पक्ष गौण हो गया है। बिल्कुल, मतलब उसकी जो अंदरूनी सुंदरता है वो बिल्कुल गायब हो गई है। दिखाई क्या पड़ रहा है, जो बाहर से दिखाई पड़ रहा है। तो जो बात आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है कि लोगों से ही बना है समाज जी, और समाज की जो मानसिकता है वो जाहिरी तौर पे मीडिया को भी रास आती है, मतलब दोनों तरीके से है, क्योंकि आप बिल्कुल ऐसा अगर बिल्कुल समाज के विपरीत जाके खड़े हो जाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला खड़ा नहीं रह सकता, कि उसकी सोशल कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी। तो उनके सर्वाइवल के लिए भी कुछ चीजें जरूरी होती हैं कि वो उनके बीच में बने रहते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे प्रयास भी होते हैं कि कुछ अलग इश्यूज पे हट के बात हो। लेकिन कुछ ना कुछ मुद्दा तो ये है मैम कि लोगों को अभी तक पूरी तरह पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई प्रावधान है या योजनाएं हैं। सरकार ने अभी तक कितने पैम्पलेट्स छपवा दिए या इन लोगों के लेके नुक्कड़ नाटक करवाए हैं, ऐसा तो कुछ भी कहीं देखने को नहीं मिलता। खुद हरियाणा में बहुत कम लोग जानते होंगे कि इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर इस तरह की सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। अगर हम सिरसा के सिनेरियो की बात की जाए करें तो वहां ऐसा है कि इस समय सिरसा देश का सबसे बड़ा प्रेमी जोड़ा आरक्षण केंद्र बना हुआ है। वहाँ लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है और सबसे ज्यादा लोग इस समय हरियाणा के वहीं रह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो लोग अत्यधिक शिक्षित हैं या जिन्हें करंट अफेयर की नॉलेज है, सिर्फ उन लोगों तक, ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें या शहर के उन पक्षों की बात करें जहां तक मीडिया नहीं पहुंच पाता या मीडिया पहुंचता भी है, सरकारी सूचनाएं नहीं पहुंचती, तो वहां सरकार क्यों आंखें मूंद के बैठी है? अब देखिए, सरकार कोई इस तरह की चीज नहीं है कि जो हवा में है, वो मूर्त आप और मेरे जैसे लोगों से ही बने। बिल्कुल, सरकार के भी लोग काम कर रहे हैं। प्रशासन के लोग क्यों तो प्रशासन के लोग भी सवाल ये है कि अगर हम अपनी पिछड़ी मानसिकता से पर काबू नहीं पा सकते तो हम समाज के विकास का कोई काम नहीं कर सकते। और हो सकता है कि आप कोई बहुत ही ऐसी पोजीशन पे हो जहां पे जिसका दायित्व ये बनता है कि प्रोटेक्शन दे, लेकिन वो उसके बिल्कुल विपरीत चला जाता है। अब देखिए, एफआईआर कराने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं जी, तो वहां पे आपको पुलिस के ही लोग मिल जाएंगे कहते हुए कि ये कोई मुद्दा है, छोरी ने पीट पाट के पास से करो। बिल्कुल, अपने हरियाणा में तो बहुत ज्यादा आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ा रहने दो इसको। जो भाषा और ये सब की सब मानसिकता है, अगर ये मानसिकता नहीं बदलती तो हम चाहे किसी भी पद पे बैठे हों, हम अनजाने में पुरानी खराब सोच को ही पोषित कर रहे होते हैं। बिल्कुल, इसलिए ये चीजें लागू नहीं हो पाती। जातिवाद को जिंदा रखना, जिंदा हम खुद ही रख रहे हैं, कोई और नहीं है। पर लेकिन ऐसे में जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स काम कर रही हैं हरियाणा की, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जो लड़कियां जाती हैं अपनी फरियाद लेकर, उनकी फरियाद सुनी भी जाती है, उन्हें प्रोटेक्ट भी किया जाता है। हम ये देखें, करनाल का एरिया देखें, रेवाड़ी देखें, ये सारा जो रोहतक का एरिया है, इस एरिया में काफी प्रोटेक्शन दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के कुछ नुमाइंदे जो है वो काम नहीं करते, लेकिन जैसा कि मनीषा जी ने कहा कि नुमाइंदे भी तो हम ही हैं, यानी हमें अपनी सोच बदलनी है और उसके लिए हमें जरूरत है शिक्षा के संबल की। तो वो शिक्षा में हमें जो अवेयरनेस लानी है कि कास्टिज्म को खत्म करना चाहिए, वो बहुत बड़ी चीज है। चाहे वो हम आरक्षण के नाम पर कास्टिज्म को आगे लाते हैं, चाहे हम अंतरजातीय विवाह के नाम पर लाते हैं, यानी जाति को यदि खत्म कर दिया जाए, सिर्फ कर्म को अगर रहने दिया जाए, तो मेरे ख्याल से शायद ये भेदभाव कुछ कम हो सके। चलिए, आइए अब रुक करते हैं दिलीप जी आपकी जगदीप जी आपकी तरफ, क्षमा कीजिएगा। एक सवाल है जो मेरे दिमाग में कौंध रहा है, वो ये कि हाल ही के दिनों में मैंने इंटरनेट पे मैं कुछ पढ़ रही थी और मेरे सामने एक चीज आई कि आरक्षण पाने के लिए भी जो आज के युवा हैं वो जानबूझ के एससी और बीसी में शादी करके, ताकि पैदा होने वाले नवजात शिशु को आरक्षण मिल सके, आने वाले भविष्य में उसे नौकरी मिल सके। क्या ऐसा कुछ आपके दिमाग में था? नहीं, ऐसा हमारे दिमाग में ना ही इस तरह की हमें नॉलेज है, क्योंकि सरकार ने इसे मान्यता दे दी है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आरक्षण मिलेगा। उमा जी, मैं ये कहना चाहूंगी, इनके केस में तो विपरीत है जी। ये जो बच्चे की जाति बनेगी, बच्चे की जाति पिता के नाम से होगी, तो इनकी तो वैसे ही जनरल कैटेगरी है, तो इनको तो वैसे ही कोई लाभ नहीं। यही सवाल उठा रहे हैं हम कि मनीषा जी की हमें सरकार ने ये सुविधा दी है कि अगर मां की जाति भी हो, लड़की भी आरक्षण एससी या एसटी कैटेगरी की है तो भी आरक्षण दिया जाएगा। और वैसे भी मैम, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि अंतर जाति विवाह के अंतर्गत कहा गया है कि दोनों में से एक स्वर्ण जाति का हो, कोई भी एक,
चाहे वो पुरुष पक्ष हो चाहे वो महिला पक्ष हो। अगर ऐसा है तभी वो अंतरजातीय विवाह कहलाएगा, अन्यथा नहीं। अगर आप दोनों जनरल कैटेगरी के हैं, एक बानिया है और दूसरा जाट है, आप लोग शादी कीजिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने बेसिकली कहा है कि आप अगर इस भेदभाव को मिटाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं और आपको आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि आपने एक ऐसी कैटेगरी से या बीसी कैटेगरी के इंसान से शादी की है और जो नवजात होगा उसे वो संपूर्ण सुविधाएं दी जाएंगी जो उसकी माँ ले रही हैं। तो ऐसा कतई नहीं है कि पिता की जाति जरूर मिलेगी, लेकिन माँ के पक्ष से मिलने वाला आरक्षण भी दिया जाएगा, क्योंकि ये एक इंटर कम्युनिटी शादी नहीं है जी, ये इंटर कास्ट शादी है। तो कास्ट के बेसिस पे मिलने वाले जो भी प्रतिफल हैं उनको मिल रहे हैं वो आगे चलने चाहिए। मैं यही प्रश्न सुनीता जी आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आप सरवाइव करती हैं, मैंने जब कहा था कि लड़के को स्टैंड करना चाहिए कहीं पर, उसके बाद शादी करनी चाहिए, तो जब आप स्टैंड करते हैं, अपने समाज में एक स्तर बना रखा है आपने, एक स्टेटस है आपका, तो क्या तब भी आप चाहेंगी कि आपके बच्चों को आरक्षण दिया जाए? इसमें मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो जरूरतमंद है। अगर मेरा बेटा जरूरतमंद होगा तो वो ले सकता है, बिल्कुल उसका अधिकार है, वो ले। अगर उसको जरूरत नहीं है, वो ये है खुद में अपने आप में मजबूत है कि वो कर सकता है अपना आप का, क्योंकि कहीं ना कहीं भेदभाव के लिए आरक्षण भी बहुत बड़ी बात है। उमा जी, मैं माफ कीजिएगा, मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन इसमें ना एक बेसिक जो सोच है जी, वो लगातार अगर हम इंटरेक्ट करते हैं जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, आमतौर पे ये बातचीत हमारे दिमाग में इसी तरीके से दर्ज होती है कि आरक्षण की वजह से हमारे बच्चों के अधिकार छीने जा रहे हैं। बिल्कुल, जबकि ये ऐसा है नहीं। अब दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि हम कभी इस चीज के ऊपर सवाल नहीं उठाते कि जितना एजुकेटेड तबका पैदा हो रहा है, जितने नौजवान आगे आ रहे हैं, लड़के लड़कियां पढ़ लिखे जा रहे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, उनके लिए रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो ये उस नौजवान तबके की दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है हमारी, ये दिक्कत है हमारी पॉलिसीज की या हमारे जो भी व्यवस्था चल रही है उसमें सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो इसलिए ना इस चीज को कभी बराबर नहीं करके देखना चाहिए कि आप ये देखिए कि लगातार जातिगत व्यवस्था, जिसके पास पावर है उस समय आप उस व्यक्ति की जाति नहीं पूछते। बिल्कुल, ये मान लीजिए यहाँ का जो मुद्दा है, मान लीजिए मिसाल के तौर पे कह रही हूँ कि अगर एक मुख्यमंत्री चाहे वो बिल्कुल उस किसी भी जाति से हो, मतलब जिसको अति शूद्र कह दें आप, या बिल्कुल उस जाति से भी हो, वहां पे आप क्योंकि वो सत्ता के साथ जुड़े, उनसे कभी नहीं पूछते कि आपकी जाति क्या है जी। अन्यथा एक सामान्य जन के लिए जाति एक बहुत भारी चीज है और हर वक्त उसे हमारा ये समाज एहसास कराता है कि तुम निचले पायदान पे हो, तुम्हें बराबरी का कोई हक नहीं है, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ किसी बराबरी की बात कर सको। खड़े तो इसलिए मैं माफी चाहूंगी, मैं बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है और तकरीबन आरक्षण के नाम पे इस तरह की टिप्पणी सामने आती है, आरक्षण तो इन लोगों ने ले लिया, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। बिल्कुल, अगर आरक्षण इसलिए दिया गया था, आरक्षण इसलिए दिया गया था कि उन 10 सालों के अंदर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बहुत बावेला मचा, लेकिन ये था कि आजादी के 10 साल के भीतर ही भीतर आप शिक्षा व्यवस्था इतनी बराबर ले जाइए कि वो शिक्षा बराबर हासिल करके एक बराबरी के पायदान पे तो पहुंच सके। बिल्कुल, आज देखिए हम 60 साल से भी पार हो गए आजादी के जी, 67-68 साल में भी, तब भी हम क्या कर रहे हैं, अभी भी उसी जगह पे खड़े हैं कि जो हमारे दलित साथी हैं, दलित समाज है, दलित समाज में अभी भी आपको पहली पीढ़ी भी ऐसी मिल जाएगी जो शिक्षा के साथ शायद अब रूबरू हो रही है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि 3-4 जनरेशन पढ़ गई थी, या वो इस बराबरी के स्तर पे कैसे आएंगे, अब तक भी नहीं पहुंच पाए। तो इसलिए आरक्षण को हम लगातार इस जगह से ना देखें कि आरक्षण नौकरियां चुराने का है। हमारा जो संघर्ष बनता है, हमारा संघर्ष बनता है कि हम सब लोग ये अपनी अपनी मानसिकता को बदलें, अपनी सोच को बदलें। और नहीं, एक चीज कि हम गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड्स रखें कि अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए। इतने सारे लोग बाहर हैं, इतने एजुकेटेड लोग हैं, उनको मिलना चाहिए। आरक्षण की अभी भी जरूरत पड़ेगी, तब तक जरूरत पड़ेगी जब तक कि हम सामाजिक तौर पे किसी को सम्मान देना, बराबरी का दर्जा देना नहीं सीख जाते। और हरियाणा में तो एक खास तरह की जो दिक्कत है महिलाओं के साथ, वो पर्दा प्रथा पे भी है। यदि आप इंटरकास्ट पे ना लेके जाओ पर्दा